नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पे। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान PCS प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को पेपर हुआ था। इंदिरा गांधी शहरी, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, रोजगार गारंटी योजना, क्वेश्चन नंबर 134 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन का हो गया प्रोफार्मा। इसके बाद कथन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ध्यान दीजिए, ये शहरी इलाकों, कथन को ध्यान से सुनिएगा, ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को, इलेक्शन चल रहा है इसमें राजस्थान में, नामांकन हो रहे हैं, 125 दिवसों मतलब दिन होता है, 125 दिवस मतलब 125 दिन, दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है, देती है। पहला कथन कहता है कि शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों में प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है। मतलब एक साल में 365 दिन में 125 दिन न्यूनतम वो रोजगार देगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, कथन कह रहा है। दूसरा कथन है कि पंजीकरण के बाद, इसी योजना के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, पंजीकरण के बाद ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पात्र मतलब एलिजिबल अभ्यर्थी कैंडिडेट को 30 दिवसों यानी 30 दिन में, 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध, रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। खैर उम्मीद है कि ये योजनाएं पन्नों पर न रहें, धरा पे भी उतरे, ऐसी मनोकामना है। ठीक। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन है कि यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों में प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देती है। दूसरा कथन कहता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। कहा जा रहा है इन दोनों कथन के बारे में कि पहला और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है न तो एक न दो सही है, कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन कहता है केवल एक मतलब पहला सही है। चौथा ऑप्शन कहता है केवल दूसरा सही है। और पांचवा ऑप्शन, जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएससी में इस बार से अनुत्तरित प्रश्न। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों में प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देती है। दूसरा स्टेटमेंट है पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। पहला है कि पहले और दूसरे दोनों कथन सही हैं। दूसरा ऑप्शन है कि न तो एक न तो दूसरा ही सही है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है केवल पहला कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है कि केवल दूसरा कथन सही है। फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। ऑप्शन थर्ड सही है, केवल पहला कि ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवार को 125 दिवसों में प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। लेकिन पंजीकरण के बाद ये पात्र व्यक्ति को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। गारंटी यह है कि शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवार को 125 दिवसों में प्रतिवर्ष
रोजगार गारंटी देता है। 134 का थर्ड ऑप्शन सही है, 134 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से, मतलब कुछ चीजें दी रहेंगी उसमें से चुनने को बोलते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण, निम्न में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। सूत्र बताना है, कठिन प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। पहला सूत्र है सकल राजकोषीय घाटा बराबर है कुल व्यय मतलब खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियां। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आप बताइएगा। सेकंड है सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा, फार्मूला याद करिए क्या आपने पढ़ा था, माइनस, ध्यान दीजिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये सही लग रहा है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ये सही नहीं लग रहा है। सकल राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। देखिए अच्छा। तीसरा देख लेते हैं, सकल राजकोषीय घाटा, पूरे ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिए। सारा प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में ही आंसर है। शुद्ध घरेलू आय, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, धन मतलब जुड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार, ये फार्मूला देखिए, और जुड़ेगा विदेशी उधार, विदेशी उधार। सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू आय, और इसमें जुड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार और फिर विदेशी उधार। इतना उधार होगा तब ये राजकोषीय घाटा। चौथा हम देख लें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दिया गया है सकल राजकोषीय घाटा, समीकरण बताना है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा, राजस्व वही जो रेवेन्यू आपको प्राप्त होती है, प्लस पूंजी व्यय। आप देखिए, अब पांचवा ऑप्शन जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आरपीएससी ने अनुत्तरित प्रश्न ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन 135 की निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? पहला सूत्र है सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, जो कि नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है सकल राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू आय, धन आरबीआई से उधार, धन विदेशी उधार, ये भी सही नहीं है। और चौथा करा सकल राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय, ये भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसको प्राथमिक घाटा से घटा दीजिए, तब ये होता है सकल राजकोषीय घाटा। आइए क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। पूरा प्रयास होता है कॉम्पिटिटिव का विद्यार्थियों के मन में, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को अभिसिंचित कर देना। मैप एक पूरा खींच देते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति।
विद्यार्थियों के, एस्पिरेंट्स के मन में, कि वो आगे कभी भी विचलित ना हो, भ्रमित ना हो। हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको एंजॉयमेंट के साथ और सरलता से समझ में आए। यही प्रयास है मेरा कॉम्पिटिटिव चैलेंज चलाने। 136 कहता है कि निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु, क्या है, कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, मतलब पब्लिक गुड्स नहीं है। पब्लिक गुड्स आप समझते हैं, जनता की प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं पब्लिक गुड्स क्या नहीं है, सरकारी प्रशासन। ये तो लग रहा है ऐसा कि पब्लिक गुड्स है। तीसरा सड़कें, ये भी हमारे पैसे से टैक्स से चलती हैं, ये भी हमारी गुड्स हैं। कारें, कार तो सरकार देती नहीं ना, कार का पैसा सरकार को देते हैं ना, कार का पैसा सरकार से लेते हैं, इसलिए कार हमारी निजी प्रॉपर्टी हुई, वही आंसर होगा कार। खैर क्वेश्चन को देखते हैं अनुत्तरित प्रश्न में, तो कार होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक गुड नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा जनता के लिए है, सरकारी प्रशासन भी जनता के लिए है, सड़कें भी जनता के लिए, लेकिन कार नहीं देती है सरकार कभी आपको चलने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 136 का फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 137, वैश्विक खुशहाली। आजकल एक चलन चला है सूचकांक के क्वेश्चंस पूछने का, ध्यान रखिएगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, आज से 15 साल पहले ऐसे पेपर्स नहीं बनते थे। 2023 में वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस नंबर पर है, भारत किस क्रम पर है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। क्या 118वां क्रम है, क्या 115वां क्रम है। वैश्विक खुशहाली, खुश रहते हैं जैसे देश के लोग, तो उसके आधार पे अब देखिए नीदरलैंड और जो भी खुशहाल देश हमने बराबर देखे हैं, तो वो रहते हैं। भारत की क्या स्थिति है देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 136 नंबर के आप खुशी हैं, और फिर 126 नंबर पे आप हैं खुशहाल देश में, या आपके इस प्रश्न का आंसर ही नहीं सही है। देखिए वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है, तो भारत वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 126वें क्रम पर है। ये सीधा सीधा रटना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आया क्या है, आपको याद है आप कर लेंगे, नहीं याद है नहीं कर पाएंगे। ये सीधा सीधा प्रश्न है, ये करंट क्वेश्चन है, सीधे आता है। सूचकांक में नंबर भारत किस क्रम पे है, तो 126 पे है, तो है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 137 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, ये देखते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन, देखिए कितने कठिन प्रश्न बनाए जा रहे हैं, कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन मैं बता रहा हूं, पहला कथन है ये क्षेत्र, मतलब ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें, ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको आप बोलते हैं, में 7.1%
योगदान देता है, ये तो सही बात है, ये तो स्टेटमेंट सही है, हमको गलत स्टेटमेंट बताना है, पहला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वर्ष 2021 के लास्ट में इस क्षेत्र ने, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। कहाँ किया भैया? हमें तो नहीं पता, नहीं किया आपने इतना रोजगार सृजन, आप झूठ बोल रहे हैं, यही आंसर करेक्ट होगा। ये सही नहीं है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में ये कथन सही नहीं है कि वर्ष 2021 के अंत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। इन्होंने 5.3 करोड़ का कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन नहीं किया है। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यही सही होगा, 129 का दूसरा ऑप्शन सही है। आप तीसरा देख लेते हैं कि वही गलत स्टेटमेंट बताना था जो कि दूसरा गलत है। 2021 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार नहीं सृजित किया है, इतना नंबर नहीं करेक्ट है। और अगला दिया, इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है, तो वर्ष 2021 में भारत 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। हाँ था, वर्ष 2021 में भारत की बात करें तो 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था भारत। और चौथा यहां पर जो हमको दे रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों, ध्यान दीजिए, यात्री कारों का दुनिया का चौथा फोर्थ सबसे बड़ा निर्माता था। ये भी सही है, चौथे तो थी, ये भी सही है। और पांचवा जैसा आपके ऑप्शन जानते हैं, पीएससी में आया है, अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.1% का योगदान देता है, बिल्कुल सही है। आपको गलत कथन से चुनना है। ईयर 2021 के अंत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया, ये डेटा करेक्ट नहीं है, तो हमें इनकरेक्ट डेटा है, इसमें से छांटना था इस स्टेटमेंट में से, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 138 का सेकंड स्टेटमेंट ही आंसर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ईयर 2021 में भारत 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था, हाँ। और 2021 में ही भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता था, हाँ। तो गलत स्टेटमेंट है कि इन 2021 के लास्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हुआ था। तो यही सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है कथन, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाला ही स्टेटमेंट हमें छांटना था। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 138 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। वैकेंसी अपडेट देखते हैं। हमारे पास है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम की एग्जाम डेट 26 नवंबर 2023 को हुई है। ध्यान दीजिए जिन्होंने LLB की हो और ऑल इंडिया बार काउंसिल
एग्जाम देने जा रहे हूँ, तो ये एग्जाम अब 26 नवंबर 2023 को हो गया है और इसके फॉर्म शायद 19 नवंबर तक लास्ट डेट है भरने की। और हमने जैसा डेटा देखा कि 22 नवंबर से एडमिट कार्ड हॉल टिकट इशू हो जाएंगे, 22 नवंबर से हॉल टिकट इशू हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा 11 नवंबर या 19 नवंबर लास्ट डेट है और 22 नवंबर तक हॉल टिकट मिल जाएंगे, उसके पहले भी मिल सकते हैं। तो ये हो गया। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एमपीपीसीएस की फॉर्म जो है स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज जो कि 6 अक्टूबर लास्ट डेट थी, अब ये एमपीपीसीएस, एसएससी, एसएफएस ये सब बढ़ गए डेट, ये सारे आपके 8 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, 8 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, पेमेंट होंगे। देख लीजिएगा 8 नवंबर के पहले आप एमपीपीसीएस का फॉर्म भर लीजिएगा, शायद 11 नवंबर तक सबमिट करने का है फाइनल, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन एमपीपीसीएस की डेट बढ़ गई है, 22 अक्टूबर से फॉर्म भरने फिर से स्टार्ट हो गए हैं और एक पैनल 29 अक्टूबर से भी स्टार्ट होगा। ये एसएससी और एसएसएफ है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, पीसीएस स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसमें एसीएफ और आरएफओ रेंज फॉरेस्ट अफसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एसएससी के थ्रू जितनी भी राज्य प्रशासनिक सेवा की सीट होती है, एसीएफ आरएफओ में 173 सीट है और एसएससी में है 227 सीट टोटल, ये देख लीजिए। और अब ओबीसी कोटे की बात करें तो ओबीसी कोटा 27% पूरा मिलेगा, हालांकि भी केस चल रहा था 2019 वाले मामले में एमपीपीसीएस के, लेकिन अभी 27% आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अदर स्टेट स्टूडेंट की बात करें तो 22.7 पोस्ट जो है, मतलब कि 23 पोस्ट अदर स्टेट के लिए है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। पिछली बार एमपीपीसीएस में सिलेबस में से एससी एसटी बेयर एक्ट हटा दिया था, लेकिन मुझे याद है कि 2022 के पेपर में एससी एसटी एक्ट से क्वेश्चन आए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, एससी एसटी एक्ट भी पढ़ के जाइएगा। 17 दिसंबर को इसका पेपर है, ध्यान दीजिए। एमपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम होगा, जो आपका चाहे फॉरेस्ट्री का हो चाहे जो हो, प्री एक ही होगा, 17 दिसंबर को होगा। उसी में स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन दोनों का ही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ही डेट पे 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जीएस की पेपर होती है और सेकंड शिफ्ट में सीसैट होता है, वही जैसे कि आपका यूपीएससी में होता है उसी तरह से। सीसैट वाला पेपर 2:15 से 4:15 होता है और जीएस वाला पेपर 10 बजे से लेके 12 PM तक होता है, 10 AM से 12 PM और 2:15 PM से 4:15 PM, ये सेकंड वाला सीसैट वाला। सीसैट क्वालिफाइंग है, लेकिन जीएस में स्कोर कर लीजिएगा। जीएस में आप कम से कम अगर 70 स्कोर करते हैं तो आप सेफ है, आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। 70 या 72 कर लेंगे तो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, काफी कैंडिडेट्स का मैंने देखा है। इसके बाद यूपी आरओ में आपको पहला तो स्टार्ट करना है ओटीआर फॉर्म भर लेना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और एक नई वैकेंसी आई है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीजीटी, जिसको कि स्कूल लेक्चरर के नाम से निकला है, स्कूल लेक्चरर। इसमें कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स के लिए निकली है, 585 सीट निकली है, 585 पोस्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो कि स्कूल लेक्चरर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। इसकी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज बहुत लेते हैं, 45 साल तक की नौकरी आप कर सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट निकला है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको काम आएगा। तो हिमाचल सेट भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई करके अगर नेट नहीं भी किए हैं तो हिमाचल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लेक्चरर की आती है बीए को पढ़ाने के लिए, एमए को पढ़ाने के लिए, तो उसमें आप यूनिवर्सिटी लेवल में डिग्री कॉलेजेस में लगने के लिए हिमाचल सेट आप कर लेंगे, तो हिमाचल सेट के भी फॉर्म निकले हैं। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं रही आज का लेक्चर यहीं तक। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया कॉमेंटेरिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्टडी हार्डर देन हार्डर करिए, बहुत ही हार्ड स्टडी करिए, निश्चित ही आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। यू विल अचीव योर गोल। आप सभी को विजयादशमी महापर्व की
अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद,